हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा कैपेसिटर। आज हम कैपेसिटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे कि भाई कैपेसिटर है क्या है, क्यों हम लोगों को एक और डिवाइस पढ़ना पड़ रहा है, यूज क्या है इसका। फिर अगर यूज हम लोग निकाल लेंगे तो इसका जो एबिलिटी होगी, जिसको हम लोगों ने कैपेसिटेंस नाम दिया है, वो क्या होगा। और साथ में हम लोग आज बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर कैपेसिटर, जो कि हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए आज बात करने वाले हैं, उसके पास एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी। और देन फिर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट वगैरह वगैरह मतलब सारी बात करेंगे, जो भी हमारी बोर्ड लेवल की बात है। आज का मेरा जो पूरा लेक्चर होगा वो बोर्ड लेवल का होगा, ना कि आपका किसी और पे। कॉम्पिटिशन में कोई ज्यादा इससे नहीं आएगा, बट बोर्ड के लिए बहुत अच्छा लेक्चर है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आपको बस फील करना है कि व्हाट इज कैपेसिटर। चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई व्हाट इज कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर। ठीक है, फिर हम लोग अगर बात करें कि भाई कैपेसिटर है क्या, तो देखो सबसे पहली बात समझो कि आप लोगों ने इसको अच्छे से आप जानते हो। मतलब आप बोलोगे सर आप एक नया डिवाइस दे रहे हो, बताओ तो सही सर इसके बारे में क्या क्या है। तो वही सब बातें मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि भाई कैपेसिटर है क्या। देखो कैपेसिटर को आप अच्छे से जानते हो, इसी को हम लोगों ने घर में जो हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई आते हैं वो इसे बोलते हैं कंडेंसर। उसे बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका ओल्ड नेम जो है वो कंडेंसर है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया है। अब देखो आपने अब कंडेंसर वर्ड जरूर सुना होगा। आपने सुना होगा कि पंखा आपका स्लो चल रहा है भैया, इसका कंडेंसर खराब हो गया। कूलर आपका स्लो चल रहा है भैया, कंडेंसर खराब हो गया। मोटर स्टार्ट नहीं हो पा रही है भैया, कंडेंसर खराब हो गया। तो वो जो कंडेंसर खराब हो गया है, उस कंडेंसर का ही जो प्रेजेंट में नाम है वो कैपेसिटर। एक्चुअली कंडेंसर जो है वो ओल्ड नेम है, और हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई पुराने पढ़े लिखे आदमी हैं, पुराने आदमी हैं, तो उन लोगों को आज भी वही नाम याद रहता है, कंडेंसर। तो जो नया नाम है वो क्या है, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर है क्या, उसको समझने के लिए आप एक बात समझो कि अगर आप किसी बॉडी को चार्ज देते हो तो वो चार्ज उसके ऊपर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी भी बात हम लोग करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप कंडेंसर को फील करो कि कंडेंसर क्या है। अब आप बोलोगे सर ऐसे मत किया करो सर, आपने एक बार अज्यूम कराया इलेक्ट्रॉन आज तक परेशान कर रहा है भैया, आगे भी परेशान करेगा। इलेक्ट्रॉन, मिस्टर इलेक्ट्रॉन बहुत काम के आदमी है हमारे, वही सारे आपको ये सारी एनर्जी दिए बैठे हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो आपको एनर्जी दिए बैठा है उसकी हम बात कर चुके हैं भाई। आज किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो पहले कैपेसिटर को समझो है क्या है। अब देखो जब हमारा पंखा स्टार्टिंग में जब उसे स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ऑन करने के टाइम पे हमें क्या चाहिए, पंखा आपका कहाँ है, रेस्ट में है। तो उसके बाद जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कौन सा लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और आप लोग जानते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से ओवरकम आने के लिए, उसको मोशन देने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप इस बात को समझो। देखो जब आप कभी भी किसी भी सिंगल फेज मोटर मतलब आपके घर में जो जितने भी ये डिवाइस लगे हुए हैं, पंखा, कूलर, ये सब, इनकी बात करें तो अगर आप इसको देखोगे तो देखो इसमें आपका क्या होगा, एक पंखा अगर आप देखें तो देखो पंखड़ी वाला इलाका छोड़ो, पंखड़ी तो छोड़ दो, तो बस सीधे से क्या करती है, रोटेशन हो रहा है, हवा को नीचे प्रेस कर देती है। मगर ये जो बात है इसको आप समझे कि इसको जब आप खोल के देखोगे तो आप पाओगे कि बीच में से तो ये रॉड आ रही है आपकी, जिसका पंखा टंगा होता है ना, वो वाली रॉड, तो बीच में से वो आ रही होती है। उसके पास अगर आप देखोगे तो आपको कुछ बाइंडिंग मिलेंगी ऐसी। ठीक है, और जब उसके आसपास और आप देखोगे तो आपको एक और बाइंडिंग मिलेगी। अब देखो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो मैंने ब्लू से यहाँ पे कर रखा है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं स्टेटर। मतलब ये स्टेटर मतलब स्टेशनरी रहेगा, ये आपका मोशन नहीं करेगा, ना रोटेशनल ना लीनियर। रोटेशनल तो कोई हर एक दोनों करने वाले, मतलब ये करने वाला है, मतलब आपका लीनियर मोशन आपका कोई नहीं करने वाला इन दोनों में से। तो इसको नाम दिया हम लोगों ने स्टेटर। स्टेटर का नाम दिया क्योंकि भाई ये कुछ मोशन ही नहीं करेगा। अब देखो इसमें क्या होती है, कॉइल होती है। कॉइल आप देखते हो ना, बाइंडिंग क्या हुआ, बाइंडिंग फूक गई, तो बाइंडिंग यही होती है।
अब ये बाइंडिंग में क्या करते हैं हम लोग, अब देखो मैग्नेट अगर हम लोग रखे तो जो नेचुरल मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है सब कुछ हम लोग आगे चैप्टर्स में डिटेल में लेंगे, मगर फिलहाल के लिए आपने 10th क्लास में इतना पढ़ा हुआ है कि अगर किसी वायर में से आप करंट को फ्लो कराओगे, चार्ज को फ्लो कराओगे, तो क्या होगा, वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। तो इसने क्या किया, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। अब जब इसने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इससे लिंक। अब जब इससे लिंक्ड हुआ तो इसमें से अब क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है भाई। अब क्या होगा, उससे आपका ये रोटेशनल मोशन करेगा। मगर प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि जब पंखा स्टार्ट होगा, जब आप फैन स्टार्ट करोगे, तो उस टाइम पे जो आपका मोशन को अपोज करने वाली क्वांटिटी है वो है आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन। वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम आने के लिए हमें बहुत सारे करंट की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो बहुत सारा करंट उसे एक बार में कोई दे दे, उस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। यही रीजन है कि हम लोग जब कूलर में बात करें तो कूलर जब स्टार्ट होगा या हमारी समरसेबल स्टार्ट होगी या हमारा फैन स्टार्ट होगा, तो जब भी ये स्टार्ट होंगे तो इनको स्टार्ट होते वक्त एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। अब जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट है तो आप बोलोगे सर बैटरी दे दे क्या, भाई बैटरी को आप समझो, बैटरी अगर आप दे दोगे तो बैटरी का जो आपका करंट होता है, करंट ऑफ बैटरी, वो आपका होता है बहुत ही कम, ज्यादा से ज्यादा 1.2 एम्पियर, 2 एम्पियर और भी कुछ। भाई रेजिस्टेंस भी बहुत बढ़ गया है, वायर की बाइंडिंग है, लेंथ समझ रहे हो इसकी कितनी होगी, चाहे आपने कॉपर भी यूज किया है, एल्यूमिनियम भी यूज किया है, बट स्टिल आप बाइंडिंग अगर आप उसे खोल दोगे तो एक अच्छा खासा डिस्ट्रिक्ट को आप कवर कर सकते हो। इतनी बड़ी वायर होती है। अब जब इतनी बड़ी वायर होती है तो इसका मतलब 1.2 एम्पियर, 2 एम्पियर, इस करंट से कोई काम नहीं चलने वाला भाई। इसे कितना चाहिए, इसे चाहिए 20 एम्पियर से 25 एम्पियर। अब इतना करंट कौन देगा भाई, इस करंट को कौन दे, तो इस करंट को देने के लिए हमारा काम करेगा कैपेसिटर। ये देगा। और ये कैसे करंट देता है, ये कैसे चार्ज देता है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ये एट वंस दे देता है। मतलब इसका ऐसा नहीं है कि आ गया कुछ बचा लूं कुछ कर लूं, नहीं, एक बार में आया भाई आदमी, भैया मुझे करंट दो, भैया मुझे चार्ज दो, आ गया, ले भैया चार्ज, ले पूरा चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज एक बार में उसको दे देता है और खुद बेचारा। तो ये एक बार में जब चार्ज देगा तो क्या होगा, एक हाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो इससे अटैच्ड होगा, वो इसे क्या करेगा, टॉर्क देगा, और वो जब इसे टॉर्क देगा तो उसकी वजह से घूमना स्टार्ट करेगा। आपने कई बार देखा होगा जब कंडेंसर वीक हो जाता है तो आप लोग एक काम और करते हो, क्या करते हो, कंडेंसर वीक भी हो जाता है या फिर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, आपकी बैरिंग खराब हो चुकी है, तो आप क्या करते हो, डंडा लिया और डंडे से पंखे को ऐसे घुमा देते हो। अब देखते हो आप पंखा आपका चलने लग जाता है। तो वो क्या चलने वाला है, क्योंकि आपने उसको मैनुअली दे दिया है। मगर अगर आपका कैपेसिटर खराब होता गया है, खराब हो गया है, तो वो करंट आपको नहीं दे पाएगा, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। अच्छा, जो आप करंट देते हो वो कौन सा देते हो, वो अल्टरनेटिंग करंट देते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहां से क्या होता है, रोटेट सा कर रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे। मैं इसको 3D पिक्चराइजेशन तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट आप सर्च करना तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, रोटेशनल टाइप का होता है। तो वो रोटेशनल फील्ड इसको मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि वो फील्ड वायरिंग है, मगर उतना हम लोगों को टॉर्क नहीं दे पा रहा है जिससे कि मेरी मोटर घूमना स्टार्ट। तो वही मोटर को करंट देने के लिए हम लोगों ने कैपेसिटर एक डिवाइस को डिजाइन, तो उस डिवाइस को जो स्टार्टिंग में एक साथ बहुत सारा करंट दे देगा, उसका नाम दिया है हम लोगों ने कैपेसिटर। तो आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर इसी के इंट्रोडक्शन के लिए है। अगर आपको फील आ चुका हो कि कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज प्रोवाइड कराता है। अगर चार्ज प्रोवाइड करेगा तो ऑब्वियसली करंट प्रोवाइड करेगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि विद इन सेकेंड्स प्रोवाइड करेगा। भाई आप एक बात समझे ना, आपकी आई की वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल टू होता है Q/T। अब बोल रहे हैं ये आपका T जो है वो बहुत ही स्मॉल है, मान लो नैनो सेकेंड्स, इतना कम है। अब जब ये टाइम आपका कम होगा तो थोड़ा सा भी चार्ज की वजह से करंट क्या हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा। अब करंट आपका बहुत लार्ज हो गया तो हमारे डिवाइस पे यही तो काम कराना था, मैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट, वो हम लोगों ने काम करा लिया।
तो अब आपको आई थिंक फील आ गया होगा कि भाई कैपेसिटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये फील ले लें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब बोर्ड में इसके बारे में कुछ पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, मगर पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हैं तो हमें अपने डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये पंखा कैसे चल रहा है, ये कूलर कैसे चल रहा है, ये सबमर्सिबल कैसे वर्क करती है, ये लाइट कैसे वर्क करती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए एज अ फिजिक्स स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैपेसिटर क्या है। एक ऐसा डिवाइस है जो आपका चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और वही आपका क्या करता है, एट द टाइम जब जरूरत पड़ती है वो एक बार में सारा करंट उसको। आगे बात समझ में। अब अगर मैं कैपेसिटर को यहां लिख दूं तो कैपेसिटर को अभी मैंने डेफिनेशन क्या दी है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट is an electrical device which store electrical energy और चार्ज। देखो, चार्ज स्टोर करे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करे, बात एक ही है। अब मैं बोलूंगा भाई इलेक्ट्रॉन स्टोर करता है, वो भी बात वही हो जाएगी, चार्ज स्टोर करता है, वो भी वही बात हो जाएगी। तो कुल मिला के ये एक ऐसा डिवाइस है जब आपको जरूरत पड़ेगी ये एक बार में आपको सारी की सारी एनर्जी दे दे। अब इसकी क्या एबिलिटी है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या कर सकता है, कैपेसिटी क्या है, उसको हम लोगों ने एक फिजिकल वर्ड दिया है, नाम दिया है, और नाम क्या है, कैपेसिटेंस। क्या नाम दिया है भैया इसका नाम दिया है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या है भाई, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। सिंबल क्या हो गया इसका, सिंबल इक्वल्स टू सी, कैपिटल सी। तो कैपिटल सी से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और क्या है भाई, इसका यूनिट की बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी भाई, ऐसा यूनिट आपकी हो जाएगी फैरेड, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो एफ। यहाँ पे फैरेड में जब आप एफ लिखे हो वो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई अगर आपका है कोई भी यूनिट, तो हम लोग उसमें स्मॉल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्मॉल वर्ड्स। तो ये स्मॉल वर्ड हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। तो फैरेड इसकी यूनिट हो गई। तो है क्या है, इसके बारे में बात कर ले। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, it is the ability और कैपेसिटी, दोनों ही वर्ड एक ही बात है। तो एबिलिटी भी बोल सकते हैं, कैपेसिटी। इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज। ये आपकी एक एबिलिटी है, कैपेसिटी है टू होल्ड द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को, एबिलिटी को हम लोगों ने नाम दिया है कैपेसिटेंस। क्या नाम दिया है, कैपेसिटेंस। अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटेंस की बात देखो, C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है कि C इक्वल्स टू Q अपॉन V हुआ करे। या अगर इसको देखो आप ऐसे समझे, आप सिंपल सी एक मेरी बात को समझे कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, इस बात की बात चल। मान लो आपका कोई कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर, और इस कंडक्टर के बारे में अगर मैं, अब देखो इस कंडक्टर पे मैंने कोई चार्ज दिया, मान लो DQ चार्ज दिया। अब जब DQ चार्ज दूंगा तो क्या होगा, इस पर चार्ज आ गया भाई, मान लो पॉजिटिव दिया। अब जब चार्ज आ गया है तो अभी हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि भाई चार्ज अगर कोई क्वांटिटी आ गई है, किसी के ऊपर चार्ज आ गया तो ऑब्वियसली उसके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल आ गया भाई, V आ गया इसके पास। अब पोटेंशियल आ गया तो अब अगर आप इसे फर्दर और चार्ज देते हो तो क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। आप जैसे जैसे चार्ज दोगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई पोटेंशियल और चार्ज में कोई रिलेशन अगर मैं देखना चाहूं
तो आपका Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल हो। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। मतलब आप चार्ज को बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, आप चार्ज को जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब इस बात को समझो कि अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं तो एक कांस्टेंट क्या है, और वो है हमारा C। C क्या है, C ही कैपेसिटेंस है। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होगा, तो इसका मतलब आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के आप C लाए, और C का नाम क्या दिया आपने, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो C इक्वल टू आपका क्या हो गया, C इक्वल टू हो गया Q अपॉन। क्लियर बात समझ में आ रही है? और देखो यहां से कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आ जाता है। कंफ्यूजन क्या आता है, इसको आप कंसेप्चुअल समझ लो, हॉट समझ लो, या फिर नीट फीट जो आपके एग्जाम है जिनमें थोड़ी सी फिजिक्स इजी आती है, उन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपका इसका मतलब क्या ये है कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज and capacitance is inversely proportional to the potential। ऐसा नहीं, ये प्योर रेशियो है और ये रेशियो चेंज नहीं होता। अभी हम लोगों ने बात करी ना कि आप चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। भाई Q अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपका V इंक्रीज होगा, अगर Q को डिक्रीज करोगे तो V भी डिक्रीज होगा, उसी रेशियो में डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब C इज कांस्टेंट। C क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर आपने कोई भी कंडक्टर आपने सेलेक्ट कर लिया, उसकी शेप और साइज अगर आपसे पहले से फिक्स्ड है, तो अगर उसकी शेप और साइज फिक्स्ड है तो उसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड होगा। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने Q कितना दिया और V कितना दिया। ठीक है, इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर मैं लिखूं कि भाई C जो कि कैपेसिटेंस है, नोट करके क्या लिख लेंगे हम लोग, नोट करके लिख लेंगे कैपेसिटेंस is independent of charge and potential of the conductor। बहुत बढ़िया काम की बातें हैं, इसको आप नोट कर लें। इस बात पर तो अब एक बात आती है, सर किस बात पर डिपेंड करता है ये तो बता दो। तो भैया डिपेंड किस पे करेगा, अब डिपेंड की समझो, डिपेंड करेगा शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की जो भी शेप होगी, साइज होगा, उस पर डिपेंड। ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड कर जाएगा आपका एक और चीज पे, मीडियम। कि भैया मीडियम क्या है, सराउंडिंग्स पे, सराउंडिंग का मीडियम क्या है, इस बात पे भी डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, एक इस बात पे डिपेंड कर गया, मीडियम पे डिपेंड कर गया, शेप एंड साइज पे, और एक इस बात पे डिपेंड करेगा नियर बाई कंडक्टर पे, नियर बाई कंडक्टर। अगर पास में कोई और कंडक्टर रखा होगा तो उस बात पे भी डिपेंड कर जाएगा, इस बात को भी याद रखिए। तो डिपेंड तो भैया इस पर नहीं कर रहा है। अच्छा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। तो इस बात को भी नोट कर लो। नोट क्या कर लेते हैं हम लोग कि नेचर ऑफ द मेटेरियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कंडक्टर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप एल्यूमिनियम लोगे तो कुछ और हो जाएगा, आप कॉपर लोगे तो कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो नेचर पे आपके डिपेंड नहीं करता है, कंडक्टर का कुछ भी नेचर हो उसके इंडिपेंडेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो दो चीजों के तो इंडिपेंडेंट हो गया, तीन चीजों के एक्चुअली, चार्ज के, पोटेंशियल के और नेचर ऑफ द कंडक्टर के। किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज मतलब शेप, अगर आप सिलिंड्रिकल ले रहे हो सकता है कुछ और हो, स्फेरिकल ले रहे हो तो कुछ और हो, अगर रेक्टेंगुलर ले रहे हो तो कुछ और हो, तो कुछ अलग अलग होंगे। इसकी सारी डिटेलिंग लेंगे, मगर फिलहाल के लिए आप ये बातें नोट करके चले अपने दिमाग में कि भैया शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है, कैसे क्या डिपेंड करता है, सॉरी हो जाता है कभी कभी फ्लो में, तो कोई दिक्कत नहीं है, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। और क्या है,
मीडियम पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग में मीडियम क्या है इस बात पर डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा। नियर बाई में अगर कोई और कंडक्टर होगा, एक कंडक्टर के पास अगर दूसरा कंडक्टर रख दोगे तो चेंज हो जाएगा कैपेसिटेंस। इनकी बातें हम करेंगे, सब करेंगे, मगर फिलहाल के लिए आप ये नोट करके जरूर से रख ले कि भाई क्या होगा। ये बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, मैं आप आगे की बात करता हूं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहें, जो मैंने बातें यहाँ पे लिखी हैं तो मैं आगे की बातें आपसे कर पाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, जो मैं बात करना चाह रहा हूं उस बात को आप समझे कि जो अभी मैंने यहाँ पे बात करी कि भाई आपका Q और V पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और भी बहुत सारी बात करी कि भाई शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो उन सभी बातों को देखो आप यहाँ पे एक समझे कि मान लो आपने कोई ये कंडक्टर लिया, आपने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया, तो आप जैसे ही चार्ज दे रहे हो क्या हो रहा है भाई, चार्ज इंक्रीज कर रहा है। चार्ज इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, जो आपका कंडक्टर है उस पर पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगा। अब जब पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा तो एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर आप इसे फर्दर और चार्ज देते रहो, सर हमें क्या दिक्कत है, हम तो चार्ज देते रहेंगे इसे, लो भाई और चार्ज दे दो और चार्ज दे दो। मगर चार्ज देते देते अगर आपने V को इतना इंक्रीज कर लिया कि ये मिलियन वोल्टेज में पहुंच गया, अगर ये मिलियन वोल्ट में पहुंच गया तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम को समझे। जैसे ये पहुंचेगा तो एयर की प्रॉब्लम क्या होती है कि एयर में ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। भाई एयर के क्या है, एयर के पास भी तो मॉलिक्यूल्स है, एयर के पास भी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, एटम्स है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ है भैया। अब सब कुछ है तो ये क्या करेगा, जो एयर का मॉलिक्यूल है उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। अभी हम लोग ये वर्ड जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में पूरा पढ़ेंगे तो हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, मगर फिलहाल के लिए ये समझ लो कि इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, एयर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मान लो आपने यहाँ पॉजिटिव दिया तो तुरंत यहाँ से नेगेटिव पार्टिकल आके इसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर दिया तो आप जो इसका कैपेसिटेंस बढ़ाते जा रहे हैं, कैपेसिटेंस तो एक्चुअली बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि वो तो पहले से ही फिक्स्ड है। भाई तुमने जैसे साइज और शेप को फिक्स्ड किया तो कैपेसिटेंस आपका क्या हो गया, फिक्स्ड हो। तो अब एक बात को समझो कि अब क्या हुआ, अब आपका ये आके इसमें वो कर दिया, इससे हमें नुकसान क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम बढ़ाना चाह रहे थे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी बेकार हो गई, चली गई। तो भैया ऐसा कौन चाहेगा कि हमने बहुत सारा वर्क किया और उसके बाद उस वर्क को कोई आके बिल्कुल जीरो कर दे, ऐसा तो हम लोग नहीं चाहेंगे ना। तो हर किसी की, हर कंडक्टर की कैपेसिटी होगी भाई, इससे अगर मिलियंस में पोटेंशियल पहुंच गया तो वो क्या करेगा, एयर को ब्रेक डाउन कर देगा। एयर ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, आपका ये कंडक्टर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़नी चाहिए थी वो आपकी क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज कर। तो इस तरीके से हम लोग एक सिंगल कंडक्टर को बहुत ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि चार्ज देते ही पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन ऑफ एयर होगा और एयर के मॉलिक्यूल्स आके कंडक्टर को क्या कर दिया करेंगे, न्यूट्रलाइज कर दिया करेंगे। इस बात को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बढ़िया तरीके से बिठा देंगे। तो यही रीजन है कि हम लोग इसको ज्यादा चार्ज नहीं देंगे, इसको थोड़ा सा भूखा रखेंगे, थोड़ा सा भूखा रखेंगे। क्यों भूखा रखना चाह रहे हो, क्योंकि भैया ज्यादा पेट भर जाता आदमी काम नहीं करता, ज्यादा पेट भर जाएगा आदमी काम नहीं करता। अब मैं तुमसे बोल दूं भैया लेक्चर लेने आपको आना है, लेक्चर लेना है, अब भैया लेक्चर आप जब लेने आए अगर आप खाना ठूस के आ जाओ बढ़िया तरीके से तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, वही काम इसका हो जाएगा। ये क्या करे, आए यार कौन एनर्जी क्या करे, लाओ एयर भी खींच लेता हूँ अपने पास, कमीना आदमी है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना, बिल्कुल देहाती भाषा में। अब अगर ये बात समझ में आ गई कि भाई एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये सारे काम हो जाएंगे, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो हम लोगों को ये बात क्लियर अब यहाँ से समझ में आ रही है कि हम लोग ये काम तो नहीं कर सकते कि हम एक सिंगल कंडक्टर को ज्यादा चार्ज देते हैं। अब क्या करें, अब देखो एक काम करते हैं, अब हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए उसकी शेप को पहले फिक्स कर लें, फिर उस पर क्या करें, उस पर हम कैपेसिटेंस उसका निकाल लें कि भैया कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखो सबसे इजी शेप हमारे लिए कौन सी है, वो है स्फेरिकल शेप। हम उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलो सबसे पहले उसकी बात करते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर।
बात कर रहा हूं मैं स्फेरिकल कैपेसिटर। अब अगर मैं स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करूं तो देखो स्फेरिकल कैपेसिटर होता कैसा था भाई, ऐसा ही तो होता था सर, स्फीयर सही से नहीं बना, बन गया अब तो ठीक है, अज्यूम कर ले यार, क्या दिक्कत है साइंस के हो सर, अज्यूम करवा करवा के आपने पता नहीं कितनी चीजें अज्यूम करवा दी। बेटा क्या करें, साइंस फिजिक्स इसमें बिना अज्यूम करे काम नहीं चलता है, तो आपको अज्यूम तो करनी पड़ेंगे भैया। तो आपने अज्यूम कर लिया ये स्फेरिकल शेप का, बिल्कुल स्फेरिकल, आपने इसको चार्ज दिया, तो जब आप चार्ज दोगे तो आपने खुद पढ़ा हुआ भाई, प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ना नहीं पढ़े कि कंडक्टर को कोई भी चार्ज दिया जाएगा, चार्ज कहां चला जाएगा, ऑन द सरफेस। तो मैंने जो चार्ज दिया वो कहां आ गया, ऑन द सरफेस। अच्छा एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि V क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। इनसाइड द स्फीयर एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन द सरफेस। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, ये सब प्रॉपर्टीज नहीं पता है कंडक्टर की, तो जो आई बटन में आपको आ रहा है यहाँ पे, आप उस पर क्लिक कर लें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, वो मैंने वीडियो डाल रखा है फुल कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आ गई कि भाई पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब मान लो इसकी रेडियस आपकी दे रखी है कैपिटल आर, इसको चार्ज दिया आपने कैपिटल क्यू, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए पोटेंशियल कितना होगा, तो हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर एट द सरफेस पर बात करना चाह रहे हैं कि भैया पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर मैं V की बात करूं तो V इक्वल टू क्या था भाई, के क्यू अपॉन आपका क्या था, R। अब देखो अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा उसमें कैपेसिटेंस को क्या बोला था हम लोगों ने, कैपेसिटेंस को बोला था Q अपॉन V। तो क्या इसको Q अपॉन V लिख लिया जाए, बढ़िया रहेगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो R तो यहां आ गई, R बाई क्या आ गया, K इक्वल टू क्या हो गया भाई आपका Q अपॉन, कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई। अब देखो R तो रेडियस है आपकी, मगर K की वैल्यू कितनी होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू किसकी हो गई, C कैपेसिटेंस। तो अगर मैं C इक्वल टू निकालूं तो देखो ये क्वांटिटी कहां चली जाएगी, ऊपर कितनी हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो स्फेरिकल कंडक्टर जो होगा उसकी जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब देखो यहां से ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई हो, क्या क्लियर हो गई, देखो C किस बात पर डिपेंड कर रहा है, C देखो 4 पाई कांस्टेंट है, बट एप्सिलॉन नॉट अगर एयर है कंडक्टर के आसपास तो हो रहा है एप्सिलॉन नॉट। अगर एयर की जगह आप इसे वाटर में रख दोगे तो यहां पे कौन सा वर्ड आ जाएगा आपका, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्यों चेंज हो गया, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो मैंने बात बोली थी ना मीडियम पे डिपेंड करता है, तो क्या हो रहा है भैया, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। फिर मैंने बोली थी कि भाई शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, तो देखो शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप आर की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, आर की वैल्यू को डिक्रीज कर दोगे कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो शेप और साइज पे भी डिपेंड कर रहा है और आपका मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, जिस मीडियम में आपने कंडक्टर को रखा। तो दो चीजों पे डिपेंड कर गया। इसका मतलब बाकी किसी चीज पे डिपेंड किया क्या Q आ रहा है इसमें, कहीं भी नहीं आ रहा, क्या V आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है। तो Q और V पे डिपेंड ही नहीं करता है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। ये बात यहां से आपको क्लियर हो गई। अब चलो एक बात कर लेते हैं, सब फैराड, उसकी बात नहीं करी आपने अभी तक, चलो फैराड की बात करते हैं। अब देखो हमने नाम तो उस समय बिना सोचे समझे दे दिया, बिना सोचे समझे, तो भाई इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फैराड हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो गई, फैराड हो गई। फैराडे ने बहुत अच्छे काम किए थे चार्ज से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, तो इसकी यूनिट का नाम ही दे देते हैं फैराड। बहुत बढ़िया बात है भाई, फैराड इसकी यूनिट का नाम दे दिया। बट फैराड को प्रॉब्लम समझो, फैराड की प्रॉब्लम क्या है। तो चलो एक काम करते हैं,
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि पूरी की पूरी अर्थ को एक बहुत बड़ा कंडक्टर मान लेते हैं। बात समझ में आई? पूरी की पूरी अर्थ को क्या मान लेते हैं, कंडक्टर मान लेते हैं। अब अगर मैं कंडक्टर मान लेता हूं पूरी की पूरी अर्थ को, तो एक बात को समझो कि अगर मैं यहां से बात करूं कि भाई क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, अब देखो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब R की वैल्यू फॉर अर्थ कितनी होती है, अर्थ के लिए वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। भाई 6400 किलोमीटर बोलते हैं ना, मीटर में चेंज करेंगे ना उसे 6400 किलोमीटर को, तो वो क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁶। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू हो गई 6 पॉइंट कितनी हो गई 4 इंटू 10⁶ और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 9 इंटू 10⁹। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो 711 माइक्रो इतना कैपेसिटेंस होगा अगर मैं अर्थ के बराबर का एक कंडक्टर मान लूं। अब एक बात सोचो कि अर्थ के बराबर का एक तो पॉसिबल ही नहीं है, मगर अगर मैं मान भी लूं तो सोचो कि उसके बाद भी आपको कैपेसिटेंस केवल 711 माइक्रोफैरड मिला, 711 माइक्रोफैरड ओनली। तो है कि नहीं हमारी ये फैरड बहुत बड़ी यूनिट। तो यही रीजन है कि आप जब पूरा इसमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ऑलवेज वो माइक्रोफैरड में, पिकोफैरड्स में, नैनोफैरड्स में आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दिया जाएगी। माइक्रोफैरड्स में, पिकोफैरड्स में, नैनोफैरड्स में आपको वैल्यू दिया जाएगा। अच्छा, अगर कभी आपसे बोल दिया जाए भाई बोर्ड लेवल की आज बात कर रहे हैं ना हम लोग सारी, तो कभी बोला जा सकता है कि भाई 1 फैरड को डिफाइन करिए। तो 1 फैरड को देखो कैसे डिफाइन करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, 1 फैरड डेफिनेशन है, ठीक है। 1 फैरड की अगर डेफिनेशन देनी है तो देखो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या होता है भाई Q/V। C 1 फैरड चाहिए हमें, इसको क्या करते हैं 1 कूलम, इसको क्या करते हैं 1 वोल्ट। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई अगर आपको इफ वी इंक्रीज द चार्ज बाय 1 कूलम ऑन द कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट, then the capacity या capacitance of that conductor is said to be 1 farad। अगर हम किसी एक कैपेसिटर का, अगर हम लोग उस कैपेसिटर को 1 कूलम एक्स्ट्रा चार्ज दें तो जो आपका पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट से अगर इंक्रीज कर जाएगा तो हम लोग उस कैपेसिटेंस को, उस कंडक्टर के कैपेसिटेंस को 1 फैरड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, इफ वी इंक्रीज द चार्ज बाय 1 कूलम द पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरड। हो जाया करेगा। तो ये सारी डेफिनेशन थी, मैंने आपको ये भी फील करा दिया कि देखो फैरड कितनी बड़ी यूनिट है। आप चाहो तो 1 फैरड के लिए निकाल के देखो कितनी आएगी। तो 1 फैरड के लिए निकालोगे तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 1 फैरड के लिए आप निकालना चाह रहे हो आर की वैल्यू को, तो 1 ऑफ C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ बात कर लेता हूँ कि भाई 1 फैरड को एक बार चेक ही कर लेते हैं कितने बड़े की जरूरत पड़ेगी। चलो 8 से काम नहीं चल रहा, किससे काम चलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, R इक्वल टू कितना हो गया भाई C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो आप बन चाह रहे हो, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 10⁹ भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ मीटर। मतलब अर्थ से भी समझ रहे हो कितना गुना हमें चाहिए, अर्थ का भी 10⁻⁻ अप्रोक्सीमेटली 3 तो कम से कम मान लो। इतने बड़े कंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, तब जाके भैया हो पाएगा काम, तब जाके 1 फैरड उसकी कैपेसिटी होगी। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि भैया एक बात समझ में आ गई कि ये हमारे काम के नहीं है। सर काम के लिए तो बोर्ड में नहीं पढ़े क्या? बोर्ड के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड में तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बोर्ड के लिए तो पढ़ना पड़ेगा मगर काम की नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम की नहीं है।
मगर हमें फील लेने के लिए, समझने के लिए हमें बात करनी पड़ जाएगी भाई। तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में तो आता है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब मैं इससे आगे की बात कर लेता हूँ कि आगे हमारा क्या होगा। तो चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल को पहले ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी एनर्जी आपकी स्टोर हो जाया करेगी। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि वी हैव 8 ड्रॉप्स, वो भी कैसी? स्फेरिकल। ठीक है, 8 ड्रॉप्स है हमारे पास और ईच ड्रॉप हैज 1 नैनोकूलम। हर ड्रॉप के पास 1 नैनोकूलम का आपका क्या है? चार्ज है। अब अगर 1 नैनोकूलम का चार्ज है हर ड्रॉप के पास, तो अब बात कर रहा है कि भाई अगर उसकी रेडियस कुछ भी पता नहीं रेडियस कितनी है, और हैज पोटेंशियल, ईच ड्रॉप हैज पोटेंशियल 900 वोल्ट का पोटेंशियल है सबके पास। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्या करती है? कंबाइन कर जाती है, कंबाइन टू फॉर्म a big spherical drop. What will be the potential of the big drop? आपसे बात करी जा रही है कि भैया बिग ड्रॉप का पोटेंशियल क्या है, ये हमें बता के दो। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 ड्रॉप हैं, हर ड्रॉप के पास जो आपका चार्ज है वो 1 नैनोकूलम का है, हर ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो 900 वोल्ट है। अब ये 8 ड्रॉप्स क्या कर जाती है? कंबाइन कर जाती है, और अब आपको बताना है कि बिग ड्रॉप के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। अब आपका जो खुरापाती दिमाग है उसमें एक ही बात आ रही होगी कि बिग का क्या होगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई, कर लो भैया, वो तो गया काम, 8 मल्टीप्लाइड बाई 900 वोल्ट। मगर वो आपका आंसर क्या होगा? गलत। वो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि इस तरीके से आपका पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है, डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर सकते। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे करेंगे सॉल्व। देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है हमारा, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। कैपेसिटेंस of each small drop इक्वल टू कितना होगा भाई? अभी हम लोगों ने निकाला था कि भाई C इक्वल टू आपका कितना होता है? C इक्वल टू आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R क्या है? आपकी स्मॉल स्फीयर की रेडियस, वेयर R is the radius of small drop। ठीक है, तो चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा भाई? अगर मुझे चार्ज निकालना है तो अगर मान लो कि 8 पे चार्ज आपका Q है तो 8 पे चार्ज कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो 1 पे चार्ज हम लोगों ने मान लिया कि भाई Q है, तो आपका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? Q डैश इक्वल टू 8 इंटू Q। बट हम लोगों को पता है, क्या पता है कि भाई C इक्वल टू आपका Q अपॉन V होता है, तो Q इक्वल टू C इंटू V होगा। तो अब अगर मुझे बात करनी हो यहाँ से तो वो कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा भाई चार्ज कितना हो गया? 8, और Q की जगह क्या लिख दूं मैं? C इंटू V। अब C इंटू V लिख दिया, मैं हटा दे रहा हूं इसको। तो Q डैश की वैल्यू कितनी हो गई? जो कि 8Q है, वैल्यू कितनी हो गई? 8 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू क्या आ गया? V। ठीक है, ये वाली बात आई थिंक आपको यहां से समझ में आ गई होगी कि भाई टोटल कितना होगा। हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट द रेडियस
ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ। ऐसा हम लोगों ने लेट कर लिया। अच्छा एक बात बताओ कि अगर आपके पास 8 ड्रॉप होंगी, 8 ड्रॉप को जब आप कंबाइन करके एक बनाओगे तो एक चीज आपकी कांस्टेंट रहेगी। वो कांस्टेंट चीज क्या होगी? वॉल्यूम। भाई जो वॉल्यूम आप अलग अलग सारी ड्रॉप्स का है, मिलने के बाद सारी ड्रॉप्स का मिलने के बाद जो सिंगल ड्रॉप बनेगी उसका वॉल्यूम और जो आपकी 8 अलग अलग ड्रॉप्स है उनका वॉल्यूम आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमें क्या यूज कर लेना चाहिए यहाँ पे? वॉल्यूम कंजर्वेशन। फ्रॉम वॉल्यूम कंजर्वेशन। अब वॉल्यूम कंजर्वेशन, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं आर स्मॉल वाली ले रहा हूं तो ऐसी हमारे पास 8 ड्रॉप्स थी तो 8 ले ली, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 4/3 पाई आर क्यूब। यही होगा। और देखो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब चला गया तो 8 आर क्यूब इक्वल्स टू कितना? आपका आर क्यूब। तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया? 2r। आर इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? आपका 2r आ गया। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ये 2r कैसे आया। तो अगर आपका r इक्वल्स टू 2r आ गया है यहां से, अब हम लोग क्या करें इसका भाई? अब हम लोगों को नया वो निकालना था, तो नया निकालना है तो न्यू कैपेसिटेंस। अब न्यू कैपेसिटेंस आपका कितना होगा भाई? न्यू कैपेसिटेंस मैंने मान लिया भाई ये आपका C डैश है। ये कितना है? C डैश है। अच्छा C डैश की वैल्यू क्या होगी? C डैश इक्वल्स टू आपके क्या हो गया? C डैश इक्वल्स टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, क्योंकि r की वैल्यू अभी तो निकाली है, कितनी आई है? 2r आई है। तो ये वाली बात हम लोग यहां पर कर लेंगे। अब देखो r की वैल्यू आपने 2r रख दी, C डैश की बात आ गई। अब अगर हम लोग बात करें फॉर बिग ड्रॉप, मैंने मान लिया कि भाई C डैश ये हो गया, ये आपका Q डैश ही होगा, क्योंकि चार्ज आपका क्या रहता है? कंजर्व। जो 8 ड्रॉप्स के पास था चार्ज, वही आपका बिग ड्रॉप के पास पहुंच गया चार्ज, और इसको बोल दिया हम लोगों ने V डैश। तो V डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q डैश अपॉन C डैश। अब Q डैश की वैल्यू कितनी? Q डैश हम लोग ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं। कितना भाई? वो आपका 8 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और था ये आर में लिखना भूल गया हूं, अभी लिख देंगे बी। यही तो होगा आपका 8 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू बी, यही होगा हमारा। अब ये हमारी वैल्यू आ गई बी डैश की वैल्यू। ठीक है, यहां पे मैंने आर नहीं लिखा था, उसको आर को लिख देते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये तो Q डैश हो गया डिवाइडेड बाई C डैश। C डैश की वैल्यू कितनी है भाई? C डैश की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। तो अब अगर मैं बात करूं तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चले गए, 8 से ये आपका कितना हो गया? 4 टाइम्स, और r से r भी गया तो 4 इंटू बी। अब 4 b की वैल्यू कितनी थी भाई? b को बोला गया था 900 वोल्ट, जो कि ईच पे था। तो ये कितना हो गया? 900। आंसर कितना आ गया? 3600। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3600 वोल्ट कहां से आया, कैसे आया। तो हमें करना क्या होता है? करना ये होता है, देखो दो चीजें हम लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम में लेनी पड़ जाती है। एक तो क्या? वॉल्यूम कंजर्व रहेगा भाई। अगर आप छोटी छोटी ड्रॉप से कोई बड़ी ड्रॉप बनाओगे तो वॉल्यूम क्या रहेगा? जो पहले वॉल्यूम था वही रहेगा। दूसरी चीज क्या रहेगी कि जो चार्ज ईच के पास था और उसका जो भी समीशन हुआ वही चार्ज आपका न्यू ड्रॉप के पास होगा। तो अगर आप इस तरीके से दो चीजों को लेके चलोगे तो आप बड़ी इजीली इसे सॉल्व कर लोगे और आंसर आ जाया करेगा आपका बड़ी इजी। तो इस तरीके से अगर इस तरीके की ड्रॉप के रिलेटेड बहुत सारे बोर्ड में क्वेश्चंस आते रहते हैं तो आप इनको जरूर से सही से देखिए। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये बात कर ली। ठीक है, अब चलो आगे की बात करते हैं कि आगे क्या करना है। आगे जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चलो हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी निकालते हैं।
तो एनर्जी स्टोर्ड निकालते हैं। चलो वो कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप इस प्रॉब्लम को देखना चाहते हैं बाद में फिर से, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी stored by spherical कैपेसिटर। भाई कितनी एनर्जी स्टोर करेगा आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, इसकी बात कर रहा हूं मैं इस टॉपिक के अंदर। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, कंडक्टर। क्या करना है भाई, इस पर चार्ज देना है। देखो एक बात को मेरी को समझो कि आप चार्ज कहां से लाओगे, इंफिनिटी से। जैसा हम हमेशा अज्यूम करते आ रहे हैं, चार्ज हमेशा कहां से लाते हैं, इंफिनिटी से लाते हैं। हर बार इंफिनिटी से ला रहा है, इस बार भी इंफिनिटी से लाया। मान लो मैं कोई चार्ज यहां से इंफिनिटी से उठाया dq और इसके ऊपर यहां पर रख दिया, ये चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई वर्क करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनिशियली इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो इंफिनिटी से लाने में मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। इन सब की मैं बात पहले कर चुका हूं। अब जैसे ही आपने इसको चार्ज दे दिया, dq चार्ज इसके पास पहुंच गया। अब जब आप अगला dq चार्ज लेके आओगे इंफिनिटी से, अब आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वाले चार्ज ने, ये जो dq चार्ज था, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया ऐसे ऐसे हर जगह। भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मुझे क्या करना पड़ जाएगा, वर्क करना पड़ जाएगा। और जब वर्क करूंगा तो वही वर्क आपको एज अ एनर्जी बाद में दे देगा, रखेगा अपने पास कुछ नहीं है। बड़ा सीधा सज्जन आदमी है, ये रखेगा कुछ नहीं। ये बोल रहा है भाई जितनी आप वर्क करोगे, जितना आपने मैकेनिकल वर्क किया, उतना ही मैं आपको जब चाहो जब दे दिया करूंगा। तो अगर आप इंफिनिटी से ला के इसको चार्ज देते जाओगे तो ये चार्ज को स्टोर करेगा। चार्ज स्टोर होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके फिर क्या करेगा, जब आपको जरूरत होगी तब दे देगा। मगर कितनी एनर्जी होगी उसकी बात हम लोग यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो हम लोग जब dq चार्ज को इसके ऊपर लाएंगे तो लाते लाते एक काम हो सकता है कि इसका पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। अब जब पोटेंशियल इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो इसका मतलब जब मैं फर्दर और चार्ज लाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। मतलब इनिशियली मुझे वर्क थोड़े कम करने पड़ेंगे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए, मगर जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ता जाएगा तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ जाएगा। मतलब जितना ज्यादा इसको चार्ज देता जाऊंगा उतना ज्यादा मैं वर्क करता जाऊंगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मान लेते हैं इनिशियली एट t इक्वल टू आपका 0, q इक्वल टू आपका कितना है 0, तो b इक्वल टू भी आपका भैया कितना 0। मान लेते हैं कोई टाइम है t इक्वल टू डेल्टा t, उस पर q इक्वल टू कितना हो गया डेल्टा q, और आपने क्या किया b इक्वल टू मान लेते हैं कुछ b भी हो गया। फिर आपने और वर्क किया, मान लो t इक्वल टू आपका कोई t हो गया। अब t इक्वल टू जब आपका t हो गया तो मान लेते हैं q इक्वल टू आपका q हो गया। फिर आपने अगर यहां बात करी कि भाई v इक्वल टू मान लेते हैं v हो गया। फिर हम लोगों ने मान लो t इक्वल टू जो हमारा फाइनल टाइम है उसकी बात कर ली, तो q इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया कैपिटल Q हो गया। तो v इक्वल टू यहाँ पर हम लोग इसे v डैश मान लेते हैं, तो ये हम लोगों ने आप v मान लिया। फिर फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया v। ऐसा हम लोगों ने मान लिया। हम लोग धीरे धीरे करके चार्ज ला रहे होंगे ना, dq चार्ज दिया, फिर dq चार्ज दिया, फिर dq चार्ज हुआ, तो देते देते मान लो किसी टाइम पे q हो गया, किसी टाइम पे आपका कैपिटल Q हो गया, ठीक है, जो हम फाइनल इसको चार्ज देना चाह रहे हैं। अब अगर उससे बात करी जाए कि भैया कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इससे, तो देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन निकाल लेते हैं भाई कि हम कितना वर्क कर रहे हैं ये कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन जो कि आपका dw होगा वो q इंटू किसके इक्वल होगा, आपका v के। अब देखो q हम लोग कौन से चार्ज ला रहे हैं, स्मॉल वाले, तो v इंटू डी क्यू। मैंने ये वाला टाइम मान लिया कि भाई t इक्वल टू टी कोई एक टाइम है, पता नहीं इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, कैपिटल T भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उस टाइम पे मैं किसी dq चार्ज को ला रहा हूं, और जब हमारा पोटेंशियल कितना है v डैश पोटेंशियल है उस टाइम पे। अब जब v डैश पोटेंशियल है तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था c इक्वल टू क्या होता है q अपॉन v, तो v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी q अपॉन
Q अपॉन C। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं dW इक्वल्स टू Q अपॉन C इंटू डी। यही हो जाएगा ना। फॉर कंप्लीट वर्क डन हम लोग क्या करते हैं भैया, इसे इंटीग्रेट कर देते। कहां से कहां तक भैया, Q अपॉन सी डी क्यू। इनिशियली चार्ज क्या माना है हम लोगों ने इस पे 0। फाइनली कितना देना चाह रहे हैं इसे, Q, यही तो देना चाह रहे हैं। तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, वर्क डन हो गया आपका W बाई dW का इंटीग्रेशन क्या होगा, W। अब अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन C तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया dQ और 0 टू Q। तो W इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 1 अपॉन C। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इंटीग्रेशन हो गया Q स्क्वायर बाई 2। अगर ये नहीं पता है तो आप इंटीग्रेशन वाली वीडियो देख ले भैया, आई बटन में दिख रही होगी ऊपर देखो, ठीक है। इंटीग्रेशन की वीडियो देख लेना अगर प्रॉब्लम आ रही है कि ये कैसे आया। तो ये आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर मैं वर्क डन निकालूं तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब अगर ये वैल्यू आ गई हमारी तो अब अगर मैं W पे लिखना चाहूं तो W इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये हमारी वैल्यू आ गई कि इतना वर्क हम करेंगे। अच्छा, जो वर्क आपका एक्सटर्नल एजेंट करता है वही आपका डिवाइस के पास एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो अगर मुझसे बोली जाए कि भाई इसकी एनर्जी कितनी होगी तो U इक्वल्स टू W, एक्सटर्नल एजेंट ने जो भी वर्क किया तो वो कितना हो गया, वो हो गया हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, तो U का फॉर्मूला आपको ये मिल गया। क्लियर है। अब देखो इसको चेंज कर लेते हैं अलग अलग फॉर्मूले में। कई बार क्या होगा, मुझे Q और C दिए जाएंगे, कई बार Q और V दिए जाएंगे, कई बार C और V दिए जाएंगे। तो हमारे ये फॉर्मूले भी हमें चेंज कर लेनी चाहिए। तो देखो इसकी अलग फॉर्म क्या हो सकती है, वी हैव, क्या है भैया हमारे पास वो बता देते हैं, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो एक बार C की वैल्यू रख देते हैं। तो देखो U इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो U इक्वल्स टू आपका देखो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C तो है ही है, इक्वल्स टू अगर C की वैल्यू मैंने Q अपॉन V रखी तो Q से Q कट गया और आपका ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो हाफ QV। अगर इस बार क्या करें, इस बार Q की वैल्यू रख देते हैं। अगर मैं Q की वैल्यू रख दूंगा तो वो कितनी आएगी CV। तो Q इंटू Q की जगह क्या आ गया, CV इंटू V कितना हो गया, तो हाफ CV स्क्वायर। तो ये आपके फॉर्मूले हुए करेंगे जो हम लोगों को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अच्छा एक बात और, ये हम लोगों ने स्फेरिकल कंडक्टर के लिए निकाल लिया है। स्फेरिकल कंडक्टर हमसे कोई ज्यादा बात नहीं करता है, जो एनर्जी पूछी जाती है वो भी एनर्जी इसकी कोई ज्यादा नहीं पूछी जाती है। तो आप इस डेरिवेशन को याद रखना। वैसे डेरिवेशन दोनों जगह सेम रहेंगे। आगे फिर से मैं आपको यही एनर्जी स्टोर बताऊंगा और फिर से आपका जो डेरिवेशन आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। रिजल्ट कुछ भी अलग नहीं आने वाला। तो ये रिजल्ट आपका बिल्कुल वैलिड है। आप मतलब इसको किसी भी कैपेसिटर के लिए लगा सकते हो। फाइंड आउट हमने बेशक इसको स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए किया, मगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर या किसी की भी बात करोगे, हॉलो कैपेसिटर भी होता है, उनकी बात करोगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, सेम आंसर आएगा। आंसर आपका डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे एनर्जी की बात करी। अब देखो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि भाई कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर के पास और क्या क्या होता है, कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड करता है, SI यूनिट क्या है इसकी, स्केलर क्वांटिटी है ये, उसके बाद इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। और जो इसकी प्रॉब्लम आ रही थी स्फेरिकल कैपेसिटर की, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत लो है, उसको दूर करने के लिए हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें समझेंगे कि हम कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाते हैं, क्या प्रिंसिपल हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो मैंने कंसेप्चुअल बात करी थी कि सराउंडिंग में और कोई कंडक्टर रखा होगा, इस बात पर डिपेंड करेगा, वो भी हम कल की वीडियो में बात करेंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो केवल इंट्रोडक्शन बेस्ड था। आपको आई थिंक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर फिजिक्स पे चाहिए
तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट अप टू IIT लेवल मैं आपको बताऊंगा। मगर ये जो वीडियो थी ये बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, IIT के लिए आप मेंस में इसको यूज करोगे, आप अपना नीट में इसे यूज कर सकते हो, बट IIT एडवांस के लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। तो आप इस बात को जरूर से याद रखें मेरी को, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, गुड लक।